बॉडीज़ जो होते हैं ना, ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिलती हैं हमें। 2 to 3 माइक्रोमीटर साइज़ के साइटोप्लाज्म में ऐसे पैचेस बन जाते हैं, स्मॉल राउंड या ओवल पैचेस, डोहल बॉडीज़ कहते हैं न्यूट्रोफिल्स में, ठीक है। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि इसमें क्या आता है, सेक्स क्रोमेटिन की। ये नॉर्मल फाइंडिंग है 2 to 3% ऑफ द न्यूट्रोफिल्स में, फीमेल सेक्स में, ठीक है। हमें ये मिलता है सेक्स क्रोमेटिन। इसमें क्या होता है कि ड्रम स्टिक अपेंडेज होती है क्रोमेटिन की। देखिए क्रोमेटिन है ना, इसकी ड्रम स्टिक अपेंडेज बन जाएगी एक, अबाउट 1 माइक्रोमीटर अक्रॉस, और अटैच होगी टू वन ऑफ द एंड ऑफ द न्यूक्लियर लोब के साथ, बाय अ थिन क्रोमेटिन स्ट्रैंड के साथ। तो इसकी जो प्रेजेंस है ना, मोर देन 20% ऑफ द पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स में, ये इंडिकेटिव है फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, समझ कि फीमेल का है। इसके अलावा अ शिफ्ट टू लेफ्ट क्या है, ये टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स विथ डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूक्लियर लोब, यानी उसके में लोब्स जो है हमें कम नज़र आए तो हम कहेंगे कि, यानी अगर हमें जो है वो कम नंबर ऑफ न्यूक्लियर लोब नज़र आएंगे तो हम कहेंगे कि शिफ्ट टू लेफ्ट हुई है, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड में। एग्जांपल जैसे प्रेजेंस बैंड की और स्टैब फॉर्म्स की, एंड अ फ्यू माइलोसाइट्स इन द पेरिफेरल ब्लड, जब हमें नजर आए बैंड फॉर्म हो, स्टेप फॉर्म हो और माइलोसाइट, तो फिर हम कहेंगे कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुई है और लॉब्स कम है। तो ये सीवियर इन्फेक्शन में, ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन में या ल्यूकीमिया में हमें मिलता है। और शिफ्ट टू राइट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अब हाइपर सेगमेंटेड, यानी 5 न्यूक्लियर लोब से भी ज़्यादा हमें लोब्स नजर आए न्यूट्रोफिल्स के पेरिफेरल ब्लड में, जैसा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है, यूरीमिया में, और समटाइम्स ल्यूकीमिया में भी होता है इस तरह का हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियस। देन है पेगलर हर्ट एनॉमली, याद रखें ये नाम इसका अजीब सा है, पेगलर हर्ट एनॉमली जो है ये अनकॉमन एक ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, डोमिनेंट वाला है ऑटोजोमल। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो होता है ना, इन मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, वो डिस्टिंक्टिवली बायलोब्ड होगा, स्पेक्ट्रल, जैसे चश्मा होता है ना, स्पेक्ट्रल शेप का है, और कोर्सली इसमें स्टेनिंग क्रोमेटिन है। एक्वायर्ड जो सूडो पेगलर हर्ट एबनॉर्मलिटी है ना, ये अक्यूट इन्फेक्शंस में होती है या फिर एमडीएस में, एमडीएस यानी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में ऐसा होता है, ठीक है। हाउएवर फिजियोलॉजिक रोल मल्टी लोब न्यूक्लियस का न्यूट्रोफिल्स का जो है ना, ये अभी तक अननोन है, और बायलोब्ड एनॉमली जो है वो इनॉक्यूअस कंडीशन है, यानी हार्मलेस कंडीशन है, सेफ है। डिफेक्टिव फंक्शंस की अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के। तो फॉलोइंग अबनॉर्मलिटी न्यूट्रोफिल के फंक्शन में समटाइम्स जो है ना फाउंड होती है। एक है डिफेक्टिव कीमोटैक्सिस, दूसरी डिफेक्टिव फैगोसाइटोसिस, और तीसरी डिफेक्टिव किलिंग। डिफेक्टिव कीमोटैक्सिस में एक रेयर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है जिसको कहते हैं लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम, फॉलोइंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, इसमें भी होती है डिफेक्टिव कीमोटैक्सिस। एस्पिरिन इंजेक्शन से होती है, अल्कोहलिज्म से, और माइलॉइड ल्यूकीमिया में। डिफेक्टिव फैगोसाइटोसिस की बात करें तो वो लैक ऑफ ऑप्सोनाइजेशन की वजह से होती है, जैसे कि एग्जांपल हाइपोगामाग्लोबिनीमिया में, हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया में, और स्प्लीनेक्टोमी के बाद भी डिफेक्टिव फैगोसाइटोसिस होगी, और सिकल सेल डिजीज़ में, क्योंकि ऑप्सोनाइजेशन ही नहीं होगी तो फैगोसाइटोसिस भी नहीं होगी। डिफेक्टिव किलिंग देखें तो ये क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ में होती है, जैसे शेडियक हिगैशी सिंड्रोम में, और माइलोइड ल्यूकीमिया में भी डिफेक्टिव किलिंग होती है। तो ये हो गए इसके डिफेक्टिव फंक्शंस। अब हम इन लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं डिटेल में। तो इसकी मॉर्फोलॉजी सबसे पहले देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ जो लिम्फोसाइट्स हैं पेरिफेरल ब्लड में वो स्मॉल होते हैं, 9 to 12 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर के, लेकिन लार्ज जो लिम्फोसाइट्स हैं जो 12 to 16 माइक्रोमीटर के वो भी फाउंड होते हैं। कुछ स्मॉल और लार्ज लिम्फोसाइट्स जो हैं उनका राउंड या स्लाइटली इंडेंटेड न्यूक्लियस होता है विथ कोर्सली, इसमें क्लम्प्ड क्रोमेटिन है, और स्केंटी बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म है, ठीक है, स्केंटी है साइटोप्लाज्म और बेजोफिलिक है। प्लाज्मा सेल्स जो है ना वो डिराइव होते हैं हमारे 20 लिम्फोसाइट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। न्यूक्लियस जो है प्लाज्मा सेल का इसेंट्रिक होता है, ठीक है, इसमें से जो प्लाज्मा सेल बनते हैं ना उनका न्यूक्लियस इसेंट्रिक होता है, और कार्ट व्हील अपीयरेंस पैटर्न होता है क्लम्प्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन का, कार्ट व्हील पैटर्न। साइटोप्लाज्म उसमें भी कैरेक्टरिस्टिकली डीपली बेजोफिलिक होगा विथ पेल पेरीन्यूक्लियर जोन। प्लाज्मा सेल्स जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हमारे पेरिफेरल ब्लड में, लेकिन पैथोलॉजिकल प्रोलिफरेशन जो है वो उनकी माइलोमेटोसिस में होती है। रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, या टर्क सेल्स जिसको हम कहते हैं, या प्लाज्मा साइटोइड लिम्फोसाइट्स जिनको कहते हैं, वो सर्टेन वायरल इन्फेक्शन में देखे गए हैं ये रिएक्टिव लिम्फोसाइट, और उनकी ना सफिशेंटली बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, और जो कि प्लाज्मा सेल की ही तरह रिजेंबल कर रहा होता है।
जैसा कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, फंक्शनली 3 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं और पोजेस करते हैं डिस्टिंक्ट सरफेस मार्कर, जिनको हम क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन CD कहते हैं, जो ऐड करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज ऑफ देयर डिफरेंशिएशन। देखिए, इन CD मार्कर से, इन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मार्कर से हमें उनका स्टेज पता चलता है उनके डिफरेंशिएशन का। तो पहले हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स दैट इज़ के थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट, इसका ये मतलब होता है ये मैच्योर थाइमस में करते हैं, और आल्सो हम इनको थाइमोसाइट्स भी कहते हैं। ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट एक्शन ऑन एंटीजेंस, ठीक है, एंटीजेंस पे इनका डायरेक्ट एक्शन होता है, और इसीलिए ये इन्वॉल्व होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन में, CMI में। और उसके सब सेट्स जो होते हैं, साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल, जो CD3 प्लस CD8 प्लस टी सेल्स से होते हैं वो, और जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो CD4 टी सेल्स से होता है, तो ये इसके सब सेट्स होते हैं, ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये बोन मेरो डिपेंडेंट या बर्सा इक्विवेलेंट लिम्फोसाइट्स होते हैं, एज वेल एज उनके डेरिवेटिव जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं, ये हमारी सोर्स है स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ की, और ये इसीलिए इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी में या सर्कुलेटिंग इम्यून रिएक्शंस में। देन है तीसरे नेचुरल किलर सेल, ये लिम्फोसाइट्स की तरह ही होते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली इनकी अपीयरेंस लिम्फोसाइट्स की तरह है, लेकिन इनके फंक्शनल फीचर्स जो है ना वो टी और बी सेल्स की तरह नहीं होते। तो एज द नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये आइडेंटिफाई हुए हैं नेचुरल या फिर इन्नेट इम्यूनिटी के साथ, और ब्रिंग अबाउट करते हैं डायरेक्ट किलिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट किलिंग करते हैं, पार्टिकुलरली कुछ वायरसेस की या फिर फॉरेन बॉडी की लाइसिस कर देते हैं, ठीक है, ये नेचुरल किलर सेल्स। पैथोलॉजी की वेरिएशंस अब इनकी देखें तो अगर बढ़ जाता है एब्सोल्यूट काउंट लिम्फोसाइट्स का एक्सीडिंग द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, यानी जो 4000 है पर माइक्रोमीटर, यहाँ पे हमने नॉर्मल देखा कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 1500 से 4000 की रेंज है। अगर ये 4000 से बढ़ जाते हैं अपर लिमिट से तो हम इसको लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे, जबकि एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट जो है बिलो 1500 पर माइक्रोमीटर से हो, कम हो, तो हम उसको लिम्फोपीनिया कह देंगे, ठीक है। 1500 से कम लिम्फोपीनिया, 4000 से ज़्यादा लिम्फोसाइटोसिस। अब लिम्फोसाइटोसिस जो है कुछ कॉजेज़ कॉमन है उसके, जैसे एक्यूट इन्फेक्शन हो गए, किस तरह के, परट्यूसिस में बढ़ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में, वायरल हेपेटाइटिस, इन्फेक्शस लिम्फोसाइटोसिस में। अब क्रोनिक कौन से इन्फेक्शन में, ब्रूसिलोसिस में, TB में और सेकेंडरी साइफिलिस में बढ़ जाएंगे। तीसरे हेमेटोपोइटिक डिसऑर्डर्स में, जैसे लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज में ये बढ़ जाते हैं, लिम्फोमा में, हेवी चेन डिजीज़ में। नंबर 4 रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस, ये वायरल एक्जेंथीमास कन्वेलेसेंस में जो है वो फाउंड होता है, कन्वेलेसेंस फ्रॉम द एक्यूट इन्फेक्शंस। ये वायरल एक्जेंथीमा असल में एक इरप्टिव स्किन रैश होती है, ठीक है, उसमें जो एक्यूट इन्फेक्शन है उनमें होगी रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस में कंडीशन कॉजिंग न्यूट्रोपीनिया होगा उसके साथ, ठीक है। लिम्फोपीनिया की अब हम बात करें तो उसके कौन से कॉजेज़ हैं, ये जो है ना वो इतनी अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, ठीक है, और ये फॉलोइंग कंडीशन में होगी। मोस्ट एक्यूट इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, बोन मेरो का जब फेलियर हो जाता है, जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी तो भी कम हो जाते हैं, और वाइड स्प्रेड इरेडिएशन जब होती है तो उसमें। अब हम आते हैं डिटेल में अगले सेल्स पे, जो कि है हमारे मोनोसाइट्स। अब ये जो मोनोसाइट है हमारा, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये लार्जेस्ट मैच्योर ल्यूकोसाइट है हमारे पेरिफेरल ब्लड का, लार्जेस्ट, जो कि कितना होता है 12 to 20 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है, और ये इसमें लार्ज सेंट्रल ओवल या फिर नॉच्ड इंडेंटेड या फिर ये देखिए हर्स शू शेप का न्यूक्लियस होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिकली फाइन रेटिकुलेटेड क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। साइटोप्लाज्म इसका बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, पेल ब्लू होगा, और उसमें फाइन डस्ट लाइक ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स होंगे। मेन फंक्शंस मोनोसाइट्स का क्या है, फैगोसाइटोसिस करता है एंटीजेनिक मटेरियल की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इम्यूनोलॉजिक फंक्शन में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, और एंटीजन प्रेजेंट किसको करता है, लिम्फोसाइट्स को, ताकि वो फिर फर्दर इसके साथ डील करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। नंबर 3 ये मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन है, कि ये ना रिलीज़ करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, और लिवर को स्टिमुलेट करता है कि रिलीव जो है वो रिलीज़ करे एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, ठीक है, लिवर को ये स्टिमुलेट करता है। टिश्यू मैक्रोफेजेस डिफरेंट है और इंक्लूडेड है रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, ड्राइव होते हैं हमारे ब्लड मोनोसाइट्स से। पैथोलॉजिक वेरिएशन इनकी देखें डिटेल में, तो अब मोनोसाइट्स का नंबर बढ़ जाए 800 पर माइक्रोलीटर से तो हम उसको कह देंगे मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स हमने पढ़ा कि इसकी नॉर्मल रेंज होती है 200
से लेके 800 पर माइक्रोलीटर, 800 से अगर बढ़ गए तो मोनोसाइटोसिस। कुछ अब कॉजेज़ कौन से हैं मोनोसाइटोसिस के? क्यों हम पढ़ते हैं सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन टीबी में, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में और साइफिलिस में। वायरल इन्फेक्शन में भी बढ़ते हैं। प्रोटोजोअल और रिकेट्शियल इन्फेक्शन होते हैं ना, उनमें भी ये बढ़ जाते हैं, जैसे मलेरिया में, टाइफस में, ट्रिपेनोसोमियासिस और काला आजार में। कन्वेलेसेंस फ्रॉम एक्यूट इन्फेक्शन, यानी जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उससे जब कन्वेलेसेंस होती है ना, जब बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह और रिकवरी की तरफ जब आ रहा होता है, तो उसमें भी जो है हमें मोनोसाइटोसिस मिलेगी, बढ़ जाएंगे मोनोसाइट्स। इसके अलावा हिमेटोपोइटिक डिसऑर्डर कौन से हैं जिनमें बढ़ते हैं? मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया में मोनोसाइट बढ़ेगा, लिम्फोमास में, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, मल्टीपल माइलोमा, लिपिड स्टोरेज डिजीज़। नंबर 6 मैलिग्नेंसी, जो ओवरी की कैंसर है, स्टमक का और ब्रेस्ट का, उसमें बढ़ेंगे। ग्रेन्युलोमेटोसिस डिजीज़ कौन सी? सार्कोइडोसिस और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ IBD। नंबर 8 कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ में भी मोनोसाइटोसिस मिलेगी। नेक्स्ट हम इन पे आते हैं यूजिनोफिल्स पे। तो यूजिनोफिल्स जो है, इनकी मॉर्फोलॉजी देखें तो ये असल में सिमिलर है सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स की तरह ही हैं साइज़ में, ठीक है, साइज़ के लिहाज से। 12 to 15 माइक्रोमीटर का डायमीटर है। इनका कोर्स डीप रेड स्टेनिंग इनके ग्रेन्यूल्स होते हैं। देखिए रेड स्टेनिंग, ये याद रखें, यूजिनोफिल में रेड स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स हैं। मोर इंटेंसली फॉर पेरोक्सीडेज देन द ग्रेन्यूल्स इन द न्यूट्रोफिल्स। सॉरी, गौर से सुने। एक तुमने बात की कि इसमें बिल्कुल सिमिलर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, साइज़ में, और इसमें कोर्स डीप रेड स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स हैं इसके साइटोप्लाज्म में, और यूजुअली इसके 2 न्यूक्लियर लोब होते हैं यूजिनोफिल्स के। तो ग्रेन्यूल्स जो है ना इन यूजिनोफिल्स के, इनमें बेसिक प्रोटीन होता है और स्टेन करता है मोर इंटेंसली फॉर पेरोक्सीडेज, ठीक है। ये जो बेसिक प्रोटीन है ये पेरोक्सीडेज के लिए ज़्यादा स्टेन करेगा इंटेंसली देन द ग्रेन्यूल्स इन द न्यूट्रोफिल्स, उसकी निस्बत। तो इन एडिशन टू द यूजिनोफिल्स आल्सो कंटेन सेल अडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। कौन से हैं वो? जो अडेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, अडेशन मॉलिक्यूल। और साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन 3 और इंटरल्यूकिन 5। प्रोटीन्स होते हैं जो कि परसिपिटेट करता है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स को इन लंग टिश्यूज़ इन एस्थमेटिक पेशेंट्स। मतलब इनमें एक ऐसी प्रोटीन पाई जाती है यूजिनोफिल्स में जो कि परसिपिटेट कर जाती है। परसिपिटेट किसको करेगी वो प्रोटीन? चारकोट लेडन क्रिस्टल्स को लंग टिश्यूज़ में, अस्थमा वाले पेशेंट्स में, ठीक है। ये हम लंग में भी पढ़ेंगे, लंग पैथोलॉजी में, याद रखिएगा ये बात। और यूजिनोफिल्स जो है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में जो फॉरेन प्रोटीन्स के खिलाफ हो और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में। अब इनकी पैथोलॉजिक वेरिएशन इस तरह है कि इनकी नॉर्मल रेंज होती है 40 to 400 पर माइक्रोन लीटर। तो अगर इनका नंबर बढ़ जाता है 400 से भी ज़्यादा तो हम इसको यूजिनोफीलिया कहेंगे, 40 से कम होगा तो यूजिनोपीनिया। यूजिनोफीलिया क्यों होता है? यूजिनोफिल ज़्यादा क्यों होते हैं? एलर्जिक जब डिसऑर्डर होते हैं, ब्रोंकाइल अस्थमा, अर्टिकेरिया, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, हे फीवर या ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी में। पैरासाइटिक कौन से इन्फेक्शन में होगा? इन्फेस्टेशन में ट्राइकोनियोसिस, एकाइनोकोकोसिस, इंटेस्टाइनल पैरासाइटिज्म में यूजिनोफिल बढ़ेंगे। कौन सी स्किन डिजीज़ में बढ़ेंगे? पेम्फिगस, डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मिस, एरिदेमा मल्टीफॉर्म। इसके अलावा लॉफलर सिंड्रोम में भी हमें ज़्यादा मिलेंगे। पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन विथ यूजिनोफिलिया सिंड्रोम, PIE सिंड्रोम जो होता है उसमें भी हमें ज़्यादा यूजिनोफिल मिलेंगे, और ट्रॉपिकल यूजिनोफिलिया भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हेमेटोपोइटिक डिजीज़ में, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हमें ज़्यादा मिलेंगे, पॉलीसाइथीमिया वेरा में, पर्निशियस एनीमिया, हॉजकिन डिजीज़ और स्प्लीनेक्टोमी के बाद भी यूजिनोफिल बढ़ जाते हैं। मैलिग्नेंट डिजीज़ जिनमें मेटास्टेसिस हो तो यूजिनोफिल बढ़ेंगे, रेडिएशन में, मिस्केलेनियस में, पोली आर्थराइटिस नोडोसा, रियोमाटॉइड आर्थराइटिस और सार्कोइडोसिस, ठीक हो गया। यूजिनोपीनिया के क्या कॉजेज़ हैं? जब हम एड्रीनल स्टेरॉइड्स जो हैं वो और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये यूजिनोपीनिया करवाते हैं मैन में। ये अच्छी तरह याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेरॉइड्स और ACTH। अब आते हैं नेक्स्ट सेल्स पे जो कि है बेजोफिल। अब बेजोफिल की मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह है कि बेजोफिल रिजेंबल करता है अदर मेच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स को, लेकिन ये डिस्टिंग्विश हुआ है कि इसमें ना कोर्स इंटेंसली बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं जो कि यूजुअली साइटोप्लाज्म को फिल कर रहे हैं और ऑफन ओवरलाई कर रहे हैं और ऑब्सक्योर कर रहे हैं इस न्यूक्लियस को। तो ग्रेन्यूल्स जो है ना सर्कुलेटिंग बेजोफिल्स में, एज वेल एज इनके टिश्यू जो काउंटर पार्ट्स हैं जो मास्ट सेल्स कहलाते हैं, उनमें भी जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें क्या होता है? हेपेरिन होता है, हिस्टामीन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन।
अब मास्ट सेल्स और बेसोफिल डीग्रेनुलेट जब करेंगे तो फिर हिस्टामिन का रिलीज़ होगा। अब इनके पैथोलॉजिक वेरिएशन इस तरह है कि इनका जो नंबर है 10 से लेके 100 पर माइक्रोलीटर होता है। तो अगर ये बेसोफिल ल्यूकोसाइटोसिस या बेसोफिलिया क्या होगा जब इनका नंबर 100 से बढ़ जाए। बेसोफिलिया एक अनयूजुअल कंडीशन है और ये ना फॉलोइंग कंडीशन में हमें मिलती है। जब क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया होता है CML में, पॉलीसाइथीमिया वेरा में ये बढ़ते हैं, माइलोस्क्लेरोसिस, मिक्सिडिमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, स्प्लीनेक्टोमी के बाद हॉजकिन डिजीज़ और अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा। ठीक है, अच्छी तरह ये आपने याद करने कि किन कंडीशन में ये बढ़ेंगे। उसके बाद आता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, लिम्फोपोएसिस के बाद हम डिटेल में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस देखें। इसको हम ग्लैंडुलर फीवर कहते हैं। ये एक बिनाइन सेल्फ लिमिटिंग लिम्फोप्रोलिफरेटिव असल में डिजीज़ है जो कि एप्स्टन बार वायरस की वजह से होता है, वन ऑफ द हर्पीज़ वायरस। ठीक है, ग्लैंडुलर फीवर भी कहते हैं। इन्फेक्शन जो है ना वो बचपन में होता है या फिर ओल्ड एज में होता है, लेकिन इसका क्लासिकल अक्यूट इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर टीन एज में कॉमन है और यंग एडल्ट्स में। तो इन्फेक्शन असल में पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होता है किसिंग के दौरान या फिर वायरली कंटेमिनेटेड सलाइवा के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ग्रुप्स ऑफ केसेस जो है वो पार्टिकुलरली यंग पीपल में होते हैं जो कि साथ रह रहे होते हैं, जैसे बोर्डिंग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कैंप्स, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में। प्राइमरी इन्फेक्शन बचपन में जेनेटिकली एसिम्टोमेटिक रहता है, जबकि 50% एडल्ट्स ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करते हैं। अब ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर 40 ईयर की एज से कॉमन है। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड होते हैं और एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन करना है कि एप्स्टन बार वायरस असल में एक ऑन्कोजेनिक भी है एज वेल, और ये स्ट्रांगली इम्प्लिकेटेड है अफ्रीकन इंडेमिक बर्किट लिम्फोमा में एंड नेजोफेरेंजल कार्सिनोमा कॉज करवाता है। ठीक है, ये हम 3rd ईयर में भी पढ़ चुके हैं। अब पैथोजेनेसिस देखिए इसकी, तो एप्स्टन बार वायरस जो है एटियोलॉजिक एजेंट इसका है फॉर एप्स्टन बार वायरस ही पैथोलॉजिक या एटियोलॉजिक एजेंट है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। ये असल में बी लिम्फोट्रोपिक हर्पीज़ वायरस है। डिजीज़ इसकी कैरेक्टराइज होती है कि इसमें बुखार होता है, फीवर, जनरलाइज्ड इसमें लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, जनरलाइज्ड हेपेटो और स्प्लीनोमेगैली मिलेगी, इसमें गला ख़राब होगा, सोर थ्रोट मिलेगा, और अपीयरेंस इसमें जो है ना ब्लड में एटिपिकल मोनोन्यूक्लियोसिस सेल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ब्लड में एटिपिकल मोनोन्यूक्लियोसिस सेल। पैथोजेनेसिस जो है इन पैथोलॉजिक फीचर्स की वो आउटलाइन है, आगे देखें। ससेप्टेबल जो सीरो नेगेटिव होस्ट होते हैं, सीरो नेगेटिव जिनमें मतलब एंटीबॉडीज़ जो है वो नहीं होती, तो वायरस जो है कंटेमिनेटेड स्लाइवा में वो जाके इन्वेड करेगा और रेप्लिकेट कर जाएगा उनके एपिथेलियल सेल्स में। याद रखिएगा, स्लाइवरी ग्लैंड के एपिथेलियल सेल में वहाँ के इन्वेड करेगा और रेप्लिकेट करेगा, और फिर वहाँ से वो एंटर कर जाएगा बी सेल्स में। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू के बी सेल्स में, जो एप्स्टन बार वायरस के लिए रिसेप्टर रखता है। ठीक है, उनमें रिसेप्टर्स होते हैं खास जो कि एप्स्टन बार वायरस के लिए होते हैं, तो इसलिए वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वहाँ चला जाएगा। इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करेगा थ्रू आउट द बॉडी विया द ब्लड स्ट्रीम, या फिर हमारे जो इन्फेक्टेड बी सेल्स हैं वो उसको फैलाएंगे इन्फेक्शन को। नंबर 2, वायरीमिया या फिर डेथ इन्फेक्टेड बी सेल की जो है वो कॉज कराएगी अक्यूट फिब्राइल इलनेस। जैसे वो डाई करेंगे तो अक्यूट फिब्राइल इलनेस होगी पेशेंट को, और अपीयरेंस स्पेसिफिक ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़ की जो है ना वो 2 वीक्स तक पीक करेगी आफ्टर द इन्फेक्शन और परसिस्ट करेगी थ्रू आउट द लाइफ। एंटीबॉडीज़ की अपीयरेंस जो है वो मार्क करती है डिसअपीयरेंस ऑफ वायरस फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, 2 वीक्स के अंदर एंटीबॉडीज़ हमें मिलेंगी और फिर पूरी ज़िंदगी इनमें एंटीबॉडीज़ रहेंगी। अब एंटीबॉडीज़ हैं तो इसका मतलब है कि अब वायरस जो है ब्लड में नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि दो द वायरल एजेंट जो है वो डिसअपीयर हो चुका है ब्लड से, एप्स्टन बार वायरस के जो इन्फेक्टेड वाले बी सेल्स हैं ना वो कंटिन्यू रहेंगे टू प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन एज ए लेटेंट इन्फेक्शन की तरह रहेंगे। अब एप्स्टन बार वायरस के इन्फेक्टेड बी सेल्स जो हैं उनमें पोलीक्लोनल एक्टिवेशन होगी और प्रोलिफरेट करेंगे वो बी सेल्स इन्फेक्टेड वाले। तो ये सेल्स जो है ना 2 इंपॉर्टेंट रोल्स परफॉर्म करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के। एक तो ये इन्फेक्टेड वाले सेल एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करेंगे। इनिशियली IgM होती है, लेकिन फिर बाद में IgG क्लास एंटीबॉडीज़ अपीयर होंगी। IgM एंटीबॉडी क्या है? हेट्रोफाइल एंटी शीप एंटीबॉडी है, यूज़ की जाती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ
इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। जबकि ये जो IgG वाली एंटीबॉडी है ये पूरी ज़िंदगी रहेगी और ये इम्यूनिटी देती रहेगी, प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट री इन्फेक्शन ताकि ना हो। ठीक है, दूसरा क्या काम करेंगे ये बी सेल इन्फेक्टेड वाले, ये एक्टिवेट करेंगे हमारे CD8 T लिम्फोसाइट्स को। अच्छा, यहाँ पे जो IgG है वो इम्यूनिटी देगी, IgM क्या करेगी कि डायग्नोसिस में हमें हेल्प करेगी। IgM मिली हमें पता चल जाएगा कि इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। अब दूसरा ये क्या काम है इनका बी सेल्स का कि इन्फेक्टेड वाले का, ये CD8 T लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसको हम साइटोटॉक्सिक T सेल्स भी कहते हैं या CTL या सप्रेसर T सेल भी कहते हैं। CD8 सेल जो है ये क्या करेंगे, ये किलिंग करवाएंगे बी सेल्स की, और पैथोग्नोमिक एटिपिकल लिम्फोसाइट्स जो है वो हमें मिलेंगे ब्लड में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में। ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ये क्या है एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, ये वही जो बी सेल्स मर चुके हैं किल्ड वो है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 पैथोजेनेसिस कैसे है कि प्रोलिफरेशन जो है ना इन सेल्स की, किन सेल्स की, बी सेल्स की जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उनकी प्रोलिफरेशन रिस्पॉन्सिबल है जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, इसी की वजह से हो रही है। इसके अलावा सोर थ्रोट जो होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, वो या तो नेक्रोसिस हो चुकी है बी सेल्स की, या फिर वायरल रेप्लिकेशन हुई है सिलाइवरी एपिथेलियल सेल्स में इन द अर्ली स्टेज, तो उस रेप्लिकेशन की वजह से सोर थ्रोट हो सकता है। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एप्स्टेन बार वायरस इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इसका रोल नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि ये जाके हमने पढ़ा कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाता है, और बर्किट लिम्फोमा, ये हम पहले जो है पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में, और 14.8 में भी डायग्रामेटिकली भी डिपिक्टेड है। ठीक है, ये फिगर देखिए, इसमें रोल है एप्स्टेन बार वायरस का इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा एंड बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ कि इंटीमेट कांटेक्ट हुआ और वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसने जाके फेरेंजाइटिस वगैरह कॉज करवाई। अब वो या तो इसकी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी हो सकती है, या एप्स्टेन बार वायरस आ गया होस्ट सेल के जिनोम में, तो उसने जाके नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाया। अब ये जब यहाँ पे आ गया ना फेरेंजाइटिस वगैरह करवाई, तो एप्स्टेन बार वायरस शेडिंग होगी। एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्टेड जो बी सेल्स होते हैं ना, उनकी पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन होगी, बी सेल प्रोलिफरेट करेंगे, वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे जो हमने पढ़ा, IgM और IgG। IgM डायग्नोसिस में, IgG प्रोटेक्शन देगी री इन्फेक्शन के खिलाफ, और ये इंक्रीज इन द पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। इसके अलावा एप्स्टेन बार वायरस जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेंगे, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन भी होगी। ये पॉलीक्लोनल थी, ये मोनोक्लोनल। इसमें क्या होगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी जब होगी तो बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होगा। ठीक है, अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी है और मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन हो रही है तो बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। और अगर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन मिलेगी हमें T8 या T14 पे, तो वो जाके क्या करवाएगा, बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है, तो ये एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की 3 रूट्स हो सकते हैं। अब जो यहाँ पे पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन हुई, उनमें से जो बी सेल जब प्रोलिफरेट किए, तो वो जाके एक्टिवेशन करवाएंगे CD8 T सेल्स की, जो हमने बात की। 2 चीज़ें हो सकती हैं इन्फेक्टेड बी सेल से, कि या तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी या तो CD8 T सेल साइटोटॉक्सिक एक्टिवेट होंगे। वो होंगे तो क्या मिलेगा हमें, एटिपिकल T लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। एटिपिकल क्यों मिल रहे हैं T लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये जो किलिंग हुई है, किलिंग ऑफ द बी सेल्स जो हमने पढ़ा, उसकी वजह से। और इसके अलावा हमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस मिलेगा, यानी लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटाइटिस, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लिनाइटिस, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनाइटिस, स्किन रैश। ठीक हो गया, ये इस फिगर में यही एक्सप्लेन है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 30 से 50 दिनों का होता है यंग एडल्ट्स में इंक्यूबेशन पीरियड, जबकि बच्चों में इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 30 से 50 दिन से शॉर्टर होता है। अब प्रोड्रोमल पीरियड भी आता है 3 से 5 दिनों का, फॉलोड बाय फ्रैंक क्लिनिकल फीचर्स, जो कि 1 से 3 हफ्ते लास्ट करते हैं। सब्सिक्वेंटली कंप्लीट फिर रिकवरी हो जाती है 2 महीनों के बाद। ठीक है, 2 महीनों के बाद कंप्लीट फिर रिकवरी होगी। तो यूजुअल क्लिनिकल फीचर्स ऐसे हैं, अब डिटेल में देखें तो प्रोड्रोमल पीरियड जो हमने बात की कि पहले 3 से 5 दिनों का होता है, उसमें ना सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। प्रोड्रोमल में मलेज होगा, थोड़ा माइल्जिया होगा, हेडेक और फटीग होगी। उसके बाद फ्रैंक क्लिनिकल फीचर हमने कहा कि आते हैं अगले 7 से 21 दिनों तक। ठीक है, जो हमने कहा ना 1 से 3 हफ्ते लास्ट करता है, 7 से 21 दिनों तक का ये फ्रैंक क्लिनिकल फीचर्स में हमें फीवर मिलेगा, सोर थ्रोट, बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होगी। 50% पेशेंट में लेस कॉमनली स्प्लीनोमेगैली होगी, हेपेटोमेगैली 10% केसेस में। ट्रांजिएंट एरिथेमेटस मैक्यूलोपैपुलर इरप्शन होंगी ट्रंक्स पे भी और एक्सट्रीमिटीज़ पे।
इसके अलावा न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस होंगी। नमूनिया और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इनफ्रीक्वेंट है। एक जो कॉम्प्लिकेशन है ना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की, वो है प्रोनेस फॉर स्प्लेनिक रप्चर ड्यू टू स्प्लीनाइटिस। देखिए स्प्लीन रप्चर होने का खदशा होता है क्योंकि स्प्लीनाइटिस हो चुकी है। उसके बाद है लैब फाइंडिंग्स। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की डायग्नोसिस हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक हेमाटोलॉजिक और सीरोलॉजिक फाइंडिंग से। हेमाटोलॉजिक फाइंडिंग में हमें मेजर जो एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी ब्लड में वो कौन सी हैं? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो मॉडरेट राइज कर जाएगा। टोटल वाइट सेल का काउंट ना बढ़ेगा 10,000 to 20,000 पर माइक्रोलीटर। सेकेंड से थर्ड वीक आफ्टर इन्फेक्शन में बढ़ेंगे। अडल्ट में 4,000 to 11,000 होता है ना, तो इससे बढ़ गया है 10,000 to 20,000 हो गया सेकेंड या थर्ड वीक आफ्टर इन्फेक्शन। और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है उसमें हमें एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस मिलेंगी। लिम्फोसाइटोसिस क्यों मिल रही है? क्योंकि नॉर्मल भी और एज वेल एज एटिपिकल जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ना वो दोनों ही बढ़ जाएंगे इसलिए, और रिलेटिव न्यूट्रोपीनिया होगा, न्यूट्रोफिल जबकि कम होंगे। इसके अलावा जब हम एटिपिकल डी सेल्स देखेंगे तो आउट ऑफ द टोटल लिम्फोसाइट्स इन द पेरिफेरल ब्लड जो एसेंशियल डायग्नोसिस है ना, एसेंशियल वाली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की, वो है कि हमें 10 to 12% हमें एटिपिकल टी सेल्स मिलेंगे, या हम उनको मोनोन्यूक्लियोसिस सेल्स कहते हैं। ठीक हो गया? ये देखिए 14.9 में भी शोन है, ये पेरिफेरल ब्लड है फिल्म जो कि शो कर रही है एटिपिकल लिम्फोसाइट्स इन द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि हमें 10 to 12% मिले। मोनोन्यूक्लियोसिस सेल्स जो है वो वेरिएबल होते हैं अपीयरेंस में और क्लास हुए हैं एज डाउनी टाइप 1 हमने इसको कहा है, डाउनी टाइप 2 and 3 ऑफ विच डाउनी टाइप जो 1 है ना वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। अब ये एटिपिकल टी लिम्फोसाइट यूजुअली साइज़ होता है इनका लार्ज, यूजुअली ऑफ द साइज ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट्स जितना इनका होता है, मतलब 12 to 16 माइक्रोमीटर डायमीटर के ये डाउनी टाइप 1 सेल्स होते हैं, जितने बड़े हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। न्यूक्लियस इनका रादर देन द यूजुअल राउंड कन्फिगरेशन ये कैसा होगा? ओवल किडनी शेप का होगा। ये स्लाइटली लोबेट होगा ड्यू टू द इंडेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन that contains the relatively fine chromatin, fine, without nucleoli, suggesting an immature pattern but short of leukemic feature। ठीक है, इस तरह का देखिए इंडेंटेड न्यूक्लियस है किडनी शेप का और फाइन क्रोमेटिन होगा। ठीक हो गया, न्यूक्लियोलाई वगैरह नहीं होंगे, तो ये सजेस्ट करता है कि ल्यूकेमिक फीचर्स की तरह का होगा।